बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। आखिरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन ब्लड फ्लो के हवाले से है, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। तो आइए फिर हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। पहले एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से क्या मुराद है? जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं पहले जब हमने इसका पहला आर्टिकल पढ़ा था, उसकी पहली 2 लाइनों में विस्कोसिटी के बारे में बताया गया है कि विस्कोसिटी टर्म यूज़ की जाती है इंटरलेयर फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स के बारे में। इंटरलेयर फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लें कि मॉलिक्यूल्स की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो कितनी फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स होती हैं बिटवीन दी 2 लेयर्स, यानी एक लेयर को दूसरी के ऊपर ड्रैग करने के लिए या ऊपर स्लाइड करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, वो विस्कोसिटी की टर्म में बयान की जाती है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो फ़्लो आसानी से नहीं करता। अगर विस्कोसिटी कम है तो वो फ्लूइड आसानी से फ़्लो कर सकता है। राइट? जो आपको वीडियो मिलेगी उसके नीचे ये इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होगी कि इस विस्कोसिटी से मुराद क्या है कि इंटर लेयर फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स। 2 अगर लेयर्स हैं, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास फ्लूइड है, जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर लेयर होती है ना, वो उसकी स्पीड सबसे कम होती है, उससे ऊपर वाले की उससे ज़्यादा होती है, उससे ऊपर वाले की उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब फ्लो करेंगे तो इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल आगे की तरफ, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करेगा, तो अल्टीमेटली फ्रिक्शनल इफेक्ट्स तो होंगे। तो इसी को हम विस्कोसिटी की सूरत में बयान करते हैं। तो अगर आप देखेंगे वाटर है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए वो आसानी से फ़्लो करेगा। लेकिन अगर हनी हो, यहाँ पे शहद हो, और ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में तो वो बहुत गाढ़ा सा हो जाता है ना, तो वो बहुत मुश्किल से फ़्लो करेगा। या मोबाइल है, इन बिटवीन आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी आसानी से फ़्लो कर सकती है, बह सकती है, वो असल में विस्कोसिटी बयान करती है। तो इसको हम आम उर्फ़ आम में गाढ़ापन भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है। राइट जी? ओके जी। और इसको बयान करने के लिए किसी भी मटेरियल के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, और वो ईटा होता है। आमतौर पे इसको बयान करने के लिए ईटा से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही थिक होगा। नंबर 2 आते हैं जी। व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रैग फोर्स? व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid depends। कि ड्रैग फोर्स क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिन पर ये डिपेंड करती है। तो सेकंड क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स के बारे में पूछा है जी। अब ड्रैग फोर्स, जिस तरह हमने पहले हिस्से में कहा कि लेयर्स के दरमियान, किसी फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं, और जब किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो उसकी मोशन को अपोज करता है। जैसे हवा में मैं अगर इस मार्कर को इस तरह फेंक रहा हूँ तो एक एयर फ्रिक्शन होगी जो इसको रोक रही होगी। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन फॉरवर्ड मोशन को एयर फ्रिक्शन रोक रही होगी। इस एयर फ्रिक्शन को हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। वाटर के अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अगर पानी में भागना चाहें तो उतनी आसानी से नहीं भाग सकते जितना हवा में भाग सकते हैं। वाटर भी तो एक फ्लूइड ही है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होगी वो ऑपोजिशन की फोर्स है विद विच इज ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन दैट फ्लूइड, कि ये ऑपोजिशन होती है जो फ्लूइड की वजह से होती है, किसको ऑफर होती है, वो उस ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर मूव कर रहा है। और ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अगर आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो जब वो मूव करता है इन दी फ्लूइड तो वो एफ डी को हम लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी। ये एक स्पेशल केस है ड्रैग फोर्स की फार्मूले का, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें इसका रेडियस आर है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ड्रैग फोर्स, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे गाड़ी में जा रहे हो, हाथ को बाहर निकालें तो आपको फील होगा कि आपको पीछे की तरफ पुश मिल रही है हाथ को, जब गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। अब स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी हाथ को वहाँ पे स्टे करना। इसका मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट्स या ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती जा रही है, और ड्रैग फोर्स हमेशा ऑपोजिट होती है टू द मोशन। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो एक तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, दूसरा रेडियस पर डिपेंड करेगी। स्फेरिकल बॉल है इसलिए रेडियस की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो साइज़ मैटर करता है। कोई बारीक चीज़ कोन की तरह आपने देखा होगा कि ये जहाज़ वगैरह ख़ास तौर पे जो फास्ट मूविंग जेट होते हैं उनको आगे से बहुत बारीक किया जाता है, या उसकी शेप एरोडायनामिक किस्म की शेप रखी जाती है। गाड़ियों की शेप इस तरह की जाती है ताकि जो फ्रंट एरिया है, सरफेस एरिया जो होता है, जो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, वो कम से कम हो सके। इसका मतलब ये है कि साइज़ भी मैटर करता है। फ्रिस्बी खेलिए कभी, थाली आप उसको इस तरह फेंकें, ये जैसे ये अगर हो इस तरह फेंकें तो वो काफ़ी दूर तक जाती है, क्योंकि जो ये एरिया उसको फेस कर रहा होता है फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को, ड्रैग फोर्स को। लेकिन अगर इस तरह फेंकें तो ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो एरिया या साइज़ भी मैटर करता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत अहम फैक्टर है। आप अगर फ़र्ज़ करेंगे हवा में दौड़ना चाहें तो बड़ी आसानी से दौड़ सकते हैं। अगर आपके टांगों में आधी टांगों तक पानी आ रहा हो उसमें दौड़ना चाहें मुश्किल होगा ना, क्योंकि आपको इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वजह से ज़्यादा हर्डल होगी, ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी 6 पाई तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, जिसमें वेलोसिटी है, साइज़ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। समझ आ गई बात? ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, कि फॉग ड्रॉपलेट क्वेश्चन नंबर 3 सस्पेंड क्यों नजर आता है। अगर फर्ज करेंगे फॉग ड्रॉपलेट, आजकल तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कतरे गिर रहे होते हैं ना नीचे, ऐसे लग रहा होता है जैसे बारिश के नन्हे मुन्ने कतरे हैं, लेकिन वो धुंध के कतरे हैं ना, नीचे की तरफ क्यों आते हैं? ग्रेविटी की वजह से। अब इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसी वजह से हवा में रहते हैं ना। अगर वजनी होते तो फ़ौरन गिर जाते। अब हमें ये इस वक्त धुंध है, जो आप बाहर देखें, हमें नज़र क्यों नहीं दूर तक आता कि इसमें बहुत सारे एयर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट एयर के अंदर सस्पेंडेड हैं। जब जैसे जैसे दिन रोशन होगा ये नीचे गिरते जाएंगे। अब ये सस्पेंडेड नज़र क्यों आते हैं? रीज़न उसकी बड़ी सादा सी है कि आप टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था हमने, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला था हमारे पास 2/9 रो जी ओवर ईटा आर स्क्वेयर। देख लें ज़रा, सही लिखा मैंने? टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2/9 रो जी ईटा ओवर इंटू है 2/9 लिख दिया ना मैं पहले, एक ही मतलब होता है बेटे। ओके जी, तो चलें जी, बेटे ने कहा तो इस तरह पढ़ लेते हैं।
2ρg/9 ईटा इंटू आर स्क्वायर। अब ठीक है, ओके। अब ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करता है आर के ऊपर, या आप ये भी तो कह सकते हो ना कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है ना, उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ये वेट की फोर्स है जो नीचे की तरफ है। और टर्मिनल वेलोसिटी कब ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था? व्हेन वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो गई थी, उसी वक्त किया था ना। और ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी अगर इतनी हो जाए कि ये mg के बराबर हो जाए ड्रैग फोर्स, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा, रुकेगा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात आ गई कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे और वो स्पीड बहुत स्लो हो, स्लो क्यों होगी? क्योंकि इसका वेट बहुत स्मॉल है। अब वेट स्मॉल है तो ड्रैग फोर्स बहुत स्मॉल चाहिए, और ड्रैग फोर्स बहुत स्मॉल चाहिए तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बहुत स्मॉल चाहिए। यानी उसकी वेलोसिटी इतनी स्मॉल होती है कि वो हमें ऐसे ही लगता है जैसे सस्पेंडेड ही है। हमने यहाँ पे देखा, 10 मिनट के बाद हमने देखा वो यहाँ पे था। अब देखा जाए तो यहाँ से वो यहाँ मूव किया है, लेकिन वो इतना थोड़ा फासला है, हमें ऐसे ही लगेगा जैसे हमने इधर उधर देखने के बाद देखा तो वो वहीं पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें सस्पेंडेड नज़र आएगा। बेसिकली तो वो मूव कर रहा होता है विद वेरी स्लो टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस वजह से हमें वो सस्पेंडेड नज़र आता है। वो समझ आ रही है? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, ये था नंबर 3। नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में फ़र्क क्या है? जी शाबाश। लैमिनर फ्लो रेगुलर फ्लो होता है, टर्बुलेंट इरेगुलर फ्लो होता है। लैमिनर फ्लो में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो हमेशा रेगुलर वे में इस तरीके से कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से गुजरने वाले, इस पॉइंट P में से गुजरने वाले तमाम पार्टिकल्स एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। यानी इसमें से अगर 100 पार्टिकल गुजरते हैं ना पॉइंट P में से, 100 के 100 इधर ही जाएंगे। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में 100 पार्टिकल गुजरता है तो कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरफ, यानी वो डिफरेंट पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इरेगुलर फ्लो होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि व्हेन ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ, तो उस सूरत में वो स्ट्रीम लाइन है। और अगर दे विल नॉट फॉलो द सेम पाथ तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक पत्थर रख दें, ये हमारे पास एक फ़्लो है, और यहाँ पे हमने एक पत्थर रख दिया इरेगुलर शेप का, तो वो जो फ़र्ज़ करें कि यहाँ से गुज़र रहा पार्टिकल, वो हो सकता है इधर चला जाए, वो हो सकता है इधर चला जाए, वो हो सकता है इधर चला जाए। जो कतरा आके टकरा के किसी भी तरफ निकल सकता है ना, छींटे उड़ाते हुए गुजरेंगे। तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। आप पानी के पाइप को अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल रखें ना, तो पानी की एक धार बनती है इस तरीके से, वो नीचे जाते जाते बारीक होती जाती है, लेकिन वो लैमिनर फ्लो होता है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा दबा दें या उसके आगे उंगली रख दें तो फिर वो फैलता है, छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो दैट इज़ दी टर्बुलेंट फ्लो। समझ आ गई? तो रेगुलर और इरेगुलरिटी का फ़र्क है। नंबर 5, state Bernoulli's relation for a liquid in motion and describe some of its application। describe का लफ्ज़ आ गया ना, तो यहाँ पे तो वो पूरा बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट के बाद उसकी जितनी भी एप्लीकेशन हमने पढ़ी हैं उन सारों को बयान करने वाली बात है। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट इतना कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बर्नौलीज़ इक्वेशन असल में क्या है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर लैमिनर फ्लो। ये ज़हन में रखना है कि ये बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई हो सकती है ओनली फॉर लैमिनर फ्लो। तो इसलिए ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर लैमिनर फ्लो। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम देखते हैं, जैसे
हम एयरलिफ्ट ऑफ एरोप्लेन की बात कर लेते हैं, वो भी इसकी एप्लीकेशन है। हम बात करते हैं टेनिस बॉल की स्विंग की, इसी की एप्लीकेशन है। हमने एक आर्टिकल जो शायद सिलेबस में नहीं है, चेक कर लीजिएगा, ब्लड फ्लो की हमने बात की, वो भी इसकी एप्लीकेशन में आ जाती है। हम किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के हवाले से, वो भी इसी की एप्लीकेशन में आ जाती है। और कार्बोरेटर, प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर बहुत अहम है, वो भी इसी की एक एप्लीकेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे उसने डिस्क्राइब कहा, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाता है अगर कहा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ए पर्सन इज स्टैंडिंग नियर ए फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स इट। कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी, क्या ऐसा चांस है कि वो ट्रेन की तरफ गिर जाए? फिर वही बात, पीछे से कोई धक्का दे रहे नहीं, अच्छा चलो ना से कि फास्ट मूविंग ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है और यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, अब लाजमी तौर पे जब ट्रेन मूव कर रही है तो वो एयर को ड्रैग भी कर रही होगी। अब एयर को ड्रैग करने का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। अल्टीमेटली इसके और इसके दरमियान में जो एयर होगी वो इसके चूँकि ट्रेन के साथ है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ेगी, पीछे वाले की स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, पीछे प्रेशर ज़्यादा है, वो बंदा बाद में गालियाँ निकालता रहेगा जी कि किसने मुझे धक्का दिया, हालांकि वो अपनी हरकतों की वजह से गिरा होगा। तो गिरने के चांसेस होंगे बिकॉज हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ एक नेट फोर्स अमल करेगी। नंबर 7 है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम से यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनके मुताबिक हमने इसको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। सही है, क्योंकि ये हमने रिजल्ट ड्राइव भी किया था कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर इज लो। दूसरा है वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर इज आल्सो हाई। अगर पहली को सही कह दिया तो दूसरी को तो सही नहीं कह सकेंगे ना, बिल्कुल उलट है ना इससे। अच्छा, तीसरा है दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। हम बार बार इसको कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली फॉर लैमिनर फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंट का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं जी। नंबर 8 है जी, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। दो रोबोट्स हैं, चप्पुओं से चलने वाली कश्तियाँ कह लें, कोई भी कश्तियाँ हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ खिंच जाती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही होती हैं। क्यों? उसकी रीज़न क्या होगी? फ़र्ज़ करें कि ये एक दूसरे के पैरेलल दो कश्तियाँ जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में। अब ये दोनों कश्तियों के दरमियान भी और साइडों पर भी पानी तो होगा ना, नीचे ऊपर हर तरफ। अब होगा ये कि जैसे ही ये दोनों मूव कर रही होंगी तो ये वाटर को अपने साथ ड्रैग करेंगी। ड्रैग करने का मतलब वो अपने साथ उसको ले जाने की कोशिश करेंगी। अब क्या होगा कि ये इन वाटर लेयर्स को भी अपने साथ ड्रैग कर रहे हैं, इनको भी इसी तरह ये इनको और इनको कर रही है, तो ये दरमियान वाला सारा वाटर ड्रैग हो रहा होगा उनके साथ, जबकि साइडों वाला थोड़ा है एज़ कम्पेयर, क्योंकि ये दोनों सेंटर वाले पोर्शन को ड्रैग कर रही हैं। तो ये सारा पोर्शन जब ड्रैग हो रहा होगा तो वहाँ पे वाटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी, यानी फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू साइड्स। अगर यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी फ्लूइड की साइडों से तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। एंड वेयर इज़ द प्रेशर, वेयर स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्रेशर लो होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो एक पुश मिलेगी इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। पुश हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही होंगी। समझ आ गई है? क्यों भाई, पता चल गया? बिल्कुल इसी तरह का एक आगे भी क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद ही एक्सप्लेन कर देना है।
एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। कल मैंने डिस्कस कर लिया था कि एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किस तरीके से स्विंग करता है। अगर आप लोगों को ज़हन में नहीं है तो हमने जो कल वाला मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है वैसे ना, यहाँ वाला ही, तो उसके अंदर हमने आखिर पे बात की थी कि जब बॉलर स्पिन करता है तो उस सूरत में बॉल मूव फॉरवर्ड एंड आल्सो स्पिन। जब वो स्पिन कर रहा होता है तो उसकी एक साइड पर एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और दूसरी साइड पर एयर पार्टिकल की स्पीड कम होती है। जिस साइड पर एयर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरी साइड पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बॉल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, स्विंग कर जाएगा। तो इसका मतलब वो सीधा जाने के बजाय वो इस साइड पर भी जा सकता है, इस साइड पे भी जा सकता है। और बालों का आपने देखा होता है फ्लाइटेड किस्म का बॉल आता है तो वो बेसिकली स्पिन ही इस तरह कर रहा होता है। जब इस तरह स्पिन करेगा और हवा भी इसी तरफ चल रही हो तो अल्टीमेटली बॉल ऊपर से प्रेशर लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, नीचे से प्रेशर हाई होगा बिकॉज ऑफ लो स्पीड, तो बॉल ऊपर आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी उठ जाता है। तो ये हमारे पास उसकी रीज़न होती है उसके स्विंग करने की। Next is number 10. Explain the working of carburetor of a motor car using Bernoulli's principle. ये कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, मेरा ख्याल अब इसको करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि कार्बोरेटर बेसिकली एक वेंटूरी डक्ट को इस्तेमाल करता है। वेंटूरी डक्ट यानी जो स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला एरिया होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ दी एयर बहुत तेज़ हो जाती है, प्रेशर वहाँ पे लो हो जाता है। उस लो प्रेशर की वजह से वो सक करता है ऑयल को या पेट्रोल को या गैस को इनटू दी कार्बोरेटर, जो टैंकी से वो सक करते हुए वो उसके अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉपर एयर और पेट्रोल मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास एक मिक्सचर कार्बोरेटर तक पहुँचता है जो जलता है। अगर सिलेंडर में वो मिक्सचर की बजाय प्योरली पेट्रोल पहुँच जाए तो उस सूरत में वो जलना बंद हो जाता है, नहीं जलता। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।